इंडियन एयरफोर्स में अभी एक नई सुपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल को शामिल करने का फैसला किया गया है और भारत अभी अननोन अमाउंट में इन मिसाइल को इजराइल से खरीदने वाला है। आईआईटी कानपुर और एंड्योर एयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक हेलीकॉप्टर बेस्ड ड्रोन को डेवलप किया गया है जिसको बैटलफील्ड में मेडिकल सप्लाई को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इजराइल की रफाल एडवांस सिस्टम और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से अभी जॉइंटली इंडियन नेवी के लिए एक हाइब्रिड टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम को डेवलप और सप्लाई करने का फैसला किया गया है। बांग्लादेश के एयर चीफ तेजस में उड़ान भरने के बाद बांग्लादेशी एयर शो में तेजस को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया है, जिसको देखकर ही JF-17 इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनकार कर रहा है। VML और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से अभी एक ट्विन सीटर टेनर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। साथ ही रशिया की तरफ से अभी भारत की Su-30 MKI फ्लीट को सुपर सुकोई स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के साथ डिस्कशन किया गया है। और अंत में पाकिस्तान की तरफ से चाइना से खरीदे जाने वाले 8 AIP सबमरीन डील शायद अभी हमेशा के लिए कैंसिल हो सकती है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इजराइल से रैम्पेज लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल को खरीदने का फैसला किया गया है और इसके लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी इंडियन एयरफोर्स को क्लियरेंस दे दिया गया है। ये एक सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसको कि दुश्मन की कम्युनिकेशन सिस्टम, एयरबेसेस, कंट्रोल टावर, बंकर्स या फिर एयर डिफेंस नेटवर्क को या फिर किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एरो इंडिया शो के दौरान एल्बिट सिस्टम की तरफ से रैम्पेज मिसाइल की एक स्केल मॉडल को डिस्प्ले किया गया था और अभी जल्दी से ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक अननोन अमाउंट में मिसाइल को खरीदने के लिए एल्बिट सिस्टम को ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। इन मिसाइल का वजन लगभग 570 kg के आसपास होने वाली है और ये 100 किलोमीटर तक मार कर सकता है, लेकिन एल्बिट सिस्टम की तरफ से पब्लिकली इसकी एक्चुअल रेंज को यहाँ पे बताया नहीं जा रहा और उम्मीद किया जा रहा है कि इसकी एक्चुअल रेंज 200 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा होने वाली है। एल्बिट सिस्टम का कहना है कि इसको इंडियन एयरफोर्स की किसी भी एयरक्राफ्ट में इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है, चाहे वो हमारे फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट यानी कि Su-30 MKI एयरक्राफ्ट हो गया या फिर मिराज हो गया। लेकिन आगे चल के भारत चाहे तो इसको अपने तेजस MK2 प्लेटफॉर्म में या फिर एमका में भी इस्तेमाल कर सकता है। अगला अपडेट एक इंडियन में ड्रोन या हेली ड्रोन को लेके है। आप सबको पता होगा कि एरो इंडिया शो के दौरान काफी सारे नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट हमको देखने को मिला था और इनमें मेनली ADA की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की नई डिजाइन और HAL की अनमैन्ड ड्रोन्स के साथ कैट्स वॉरियर सिस्टम काफी पॉपुलर रहे थे। पर इसी बीच IIT कानपुर और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी एंड्योर एयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक लाइटवेट क्लास के हेलीकॉप्टर बेस्ड ड्रोन को डेवलप किया गया था जिसका नाम एंड्योर 15 रखा गया है। वैसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में इसी ड्रोन का नाम विक्रम बताया गया है और इसका वजन कुल मिलाकर 13.5 kg के आसपास होने वाले, जिसमें पेलोड इंक्लूडेड है और ये अपने साथ लगभग 2.5 kg के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है। इसमें एक 33 cc की पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो कि लगभग 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है या फिर अगर इसको सी लेवल में ऑपरेट किया जाए तो ये 2 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अब एक फुल्ली ऑटोनोमस सिस्टम है और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन AI ऑटो पायलट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जो कि पायलट्स को काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है। इसको मेनली मेडिक रोल को निभाने के लिए डेवलप किया गया, यानी कि बैटलफील्ड में मेडिकल सप्लाई पहुंचाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे ये काफी कॉम्पैक्ट ड्रोन है जिसका रोटर का लेंथ लगभग 1.8 मीटर है और ये लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जो कि इसकी साइज के ड्रोन के हिसाब से देखा जाए तो काफी बेहतर है और उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चल के इंडियन आर्म फोर्सेस में इसको शामिल किया जाएगा। और इसी के साथ ही एंड्योर एयर की तरफ से क्वाड कॉप्टर को भी डिस्प्ले किया गया था, लेकिन वो साइज में इससे काफी छोटा है और इसको मेनली सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका नाम एंड्योर विट्स रखा गया है जो कि 4 kg क्लास का ड्रोन बताया गया है। अगला अपडेट HAL की स्वार्म ड्रोन फ्लीट को लेके है। आप सभी को पता चल चुका होगा कि HAL की तरफ से एरो इंडिया शो के दौरान मल्टीपल ड्रोन्स और नए मिसाइल सिस्टम को डिस्प्ले किया गया था, जिसमें से कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम सबसे पॉपुलर रहा है और अभी इस पूरे टीम के अंदर कई सारे सिस्टम मौजूद है, या फिर यूं कहे कि कोऑर्डिनेट अटैक को करने के लिए HAL की तरफ से यहाँ पर 3 से 4 तरह के अनमैन्ड और ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जा रहा है जो कि दुश्मन के एरिया में घुस के वहाँ पे डीप स्ट्राइक कर सकते हैं या फिर अपने एरिया के अंदर ही अपने फाइटर जेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इस टीम के अंदर मेनली 3 सब सिस्टम है, जिनमें से कैट सेंटर सिस्टम, कैट वॉरियर सिस्टम और अल्फा-S सिस्टम को इंक्लूड किया गया और इन तीनों प्रोजेक्ट के लिए लगभग 400 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं
और इनको अभी 2024 से 2025 तक ही तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। इनमें से कैट हंटर सिस्टम की बात करें तो एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिसको कि डीप स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कैट्स वॉरियर सिस्टम की बात करें तो एक ड्रोन है जिसकी रेंज लगभग 700 किलोमीटर है, यानी कि दुश्मन के एरिया के अंदर ये मैक्सिमम 350 किलोमीटर तक अंदर जाके वहां पे स्ट्राइक करके वापस आ सकता है। और अल्फा सिस्टम की बात करें तो एक स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है जो कि अपने साथ लगभग 24 ऑटोनोमस ड्रोन को कैरी कर सकता है, जिसमें से हर एक ड्रोन में लगभग 5 केजी तक की एक्सप्लोसिव मेटल मौजूद होती है। अब इन सभी को एक साथ ऑपरेट किया जा सकता है और हमारे तेजस या जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट को इनको कंट्रोल करने के लिए मददशिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इनको सीधे फाइटर जेट के साथ भी इंडिविजुअली ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि हम हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ कैट हंटर सिस्टम की जो मिसाइल है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, या अल्फा सिस्टम को भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ हमारी कैट्स वॉरियर सिस्टम को एक अनमैन्ड विंगमैन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब के अलावा एचएएल की तरफ से एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन को भी डेवलप किया जा रहा है जो कि लगभग 65,000 फीट से 70,000 फीट की ऊंचाई में लगातार 90 दिन तक उड़ान भर सकता है, जो कि सोलर बेस्ड ड्रोन होने वाली है और इसको भी बाकी 3 ड्रोन के साथ जॉइंटली ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी में अभी एक नई एंटी टॉर्पेडो सिस्टम को इंडक्ट किया जाने वाला है। पीटीएम एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की रफाल एडवांस सिस्टम और वीएल की तरफ से अभी जॉइंटली एक नई एंटी टॉर्पेडो सिस्टम को इंडियन नेवी को डिलीवर करने का प्लान किया गया है। इसके लिए अभी रफाल एडवांस सिस्टम और वीएल के बीच एक एमओयू को साइन किया गया है। इस एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम का नाम सेड है और ये दुनिया भर का पहला ऐसा टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम होने वाला है जो कि बोथ सॉफ्ट किल और हार्ड किल डिकॉय सिस्टम को एक साथ डिप्लॉय करने वाली है, जो कि सभी मॉडर्न टॉर्पेडो के खिलाफ एक बेहतरीन काउंटर मेजर सिस्टम बनने वाली है। इस एमओयू के अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा और ये आगे चल के हमारे आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को भी सपोर्ट करने वाले हैं। वैसे हमारे पास अभी पहले से ही मारिच एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम मौजूद है, लेकिन ये सिस्टम इससे काफी बेहतर होने वाली है और आगे चल के इसको भी एक्सपोर्ट करने का इरादा रखकर बनाया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और बांग्लादेश को लेके है। एरो इंडिया शो के दौरान बांग्लादेश की जो डेलीगेशन टीम भारत के गश्त पर आई हुई थी उसमें बांग्लादेशी एयरफोर्स के चीफ भी शामिल थे। इसी अवसर पर भारत की तरफ से बांग्लादेश की एयर चीफ मार्शल एम सन्निवात को इंडियन एयरफोर्स की तेजस में उड़ान भरने का मौका दिया गया था, या फिर यूं कहे कि तेजस में एक डेमो फ्लाइट दिखाया गया था। और इसके बाद ही 2022 में होने वाली बांग्लादेशी एयर शो के दौरान भारत को अपनी तेजस को वहां पे भेजने का निमंत्रण दिया गया था, जिसे भारत की तरफ से यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। और 2022 में होने वाली बांग्लादेशी एयर शो के दौरान तेजस MK-1 स्टैंडर्ड की एयरक्राफ्ट बांग्लादेश की गश्त पर जाने वाली है। साथ ही बांग्लादेश अभी अपनी पुरानी चेंगडू F-7 फाइटर जेट को रिप्लेस करना चाहती है, जिसके लिए वो अब एक लाइटवेट फाइटर जेट की तलाश कर रही है और इसके लिए JF-17 और तेजस टॉप कंटेंडर बन सकते थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान की तरफ से किसी अननोन कारण की वजह से अपने JF-17 फाइटर जेट को बांग्लादेशी एयर शो के दौरान भेजने से इनकार किया गया है। लेकिन चाइना की तरफ से इसमें अपनी J-10C एयरक्राफ्ट को भेजा जाने वाला है। वैसे देखा जाए तो J-10 को हम तेजस की LCA वेरिएंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक मीडियम वेट क्लास का फाइटर है और इसकी C वेरिएंट में चाइना की तरफ से अभी काफी मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जिनको वो भारत की रफेल का काउंटर बताकर पाकिस्तान को अभी बेचने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर है। आज ऑफिशियली HAL की तरफ से बताया गया है कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की आर्मी वेरिएंट को इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल चुका है। इसे आज फॉर्मली मिलिट्री एविएशन बोर्ड कैमला की तरफ से हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के सामने ही IOC ग्रांट किया गया था। ये एक 3 टन क्लास की सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जो कि हमारी पुरानी चीता या चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को आगे चल के रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसे सिर्फ हमारी आर्मी नहीं बल्कि हमारी तीनों सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी आर्मी वेरिएंट को पहले तैयार कर लिया गया था, जबकि बाकी 2 वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है। उनकी अलग अलग टेस्ट को क्लियर करने के बाद इनको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को ऑफर किया जाएगा, जिसमें ऑल टेरेन और ऑल वेदर टेस्ट शामिल होने वाली है। इन हेलीकॉप्टर्स में अब एक स्मार्ट कॉकपिट सिस्टम या डिस्प्ले दिया गया जो कि स्पेसिफिक सिस्टम हेल्थ को डिस्प्ले करता रहता है और इसे स्पेशली हिमालयन रीजन में या सियाचिन जैसे एरिया में ऑपरेट करते वक्त इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन आने से पहले ही हमें उसका पता लग सकता है।
इसके अलावा अभी HAL की तरफ से 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को भी इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है। ऐसे टोटल 16 हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें अभी पहले 3 यूनिट को HAL की तरफ से नेवी को डिलीवर किया गया है। और हेलीकॉप्टर हमारे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की मार्क 3 वेरिएंट है, जिसमें फुल ग्लास कॉकपिट, इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर डिस्प्ले सिस्टम और ज्यादा पावरफुल शक्ति इंजन का इस्तेमाल किया गया है। और अभी नेवी इनको अपने चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाली है। अगला अपडेट एरो इंडिया शो को लेकर, और अभी हम काफी सारे छोटे छोटे डिफेंस अपडेट्स के बारे में इसी के अंदर ही बात करने वाले हैं। एरो इंडिया शो के दौरान काफी सारे डिफेंस डील को साइन किया जा चुका है और कई मल्टीनेशनल MOU को साइन किया गया है। इसमें से एक MOU को अभी VML, CSIR और नाल के बीच साइन किया गया था, जिसके अंदर वो एक साथ मिलकर मिनी UAVs को मैन्युफैक्चर और डेवलप करने वाले हैं। इसके अलावा VML और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी अभी जॉइंटली एक ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करने वाला, जिसमें नाल की तरफ से VML के साथ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा और साथ ही VML इसी के साथ ही एरोस्पेस सेक्टर में भी अपना पैर जमाने की कोशिश करने वाला है। इसी के साथ एक और अपडेट सुपर सुकोई प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, और आप सबको पता होगा कि भारत अभी अपनी Su-30 MK एयरक्राफ्ट को सुपर सुकोई स्टैंड में अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए रशिया की तरफ से अभी भारत को अपनी Su-30 MK एयरक्राफ्ट को मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है। इसको लेके अभी इंडियन एयरफोर्स और रशियन डेलीगेशन टीम के बीच एक मीटिंग को अरेंज किया गया था। अब इसमें रशिया की तरफ से क्या प्रपोजल दिया गया था ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से HAL की मदद से Su-30 MK एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का ऑफर दिया गया था। इसमें Su-30 MK की सभी एवियोनिक्स सिस्टम को चेंज करने का प्लान किया गया था, लेकिन इसमें इंजन सेम रहने वाली थी, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई भी मॉडर्न एरो इंजन मौजूद नहीं है। लेकिन रशिया यहाँ पर जरूर अपनी Su-35 की इंजन को सुपर सुकोई प्रोग्राम के अंदर भारत को ऑफर करने वाला है। अगला अपडेट कामोव 2260 हेलीकॉप्टर डील को लेके। आप सभी को याद होगा 2015 में 200 कामोव 2260 हेलीकॉप्टर को लेके भारत और रशिया के बीच डील को साइन किया गया था, जिसमें से पहले 60 हेलीकॉप्टर रशिया की तरफ से भारत को सीधे सप्लाई किया जाएगा और बाकी भारत में ही मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। लेकिन अभी तक ये डील आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उम्मीद किया जा रहा था कि एरो इंडिया शो के दौरान ही इसको फाइनल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी आई रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी ये डील फाइनल नहीं हुआ है। इसको लेके अभी तक जो मेन इशू था वो इन हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल होने वाली इंडिजिनस कंटेंट को लेके था। भारत का कहना था कि भारत में बनने वाले सभी हेलीकॉप्टर्स में कम से कम 70% के आसपास इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन रशिया के मुताबिक वो मैक्सिमम 62.4% तक ही इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी 4th फेज में किया जाएगा। यानी कि भारत में बनने वाले 140 हेलीकॉप्टर में से पहले फेज में जो 35 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे उसमें बस 3.3% तक ही इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर सेकेंड फेज में बनने वाले 25 हेलीकॉप्टर में 15%, थर्ड फेज में बनने वाले 30 हेलीकॉप्टर में 35% और लास्ट फेज में बनने वाले 50 हेलीकॉप्टर में 62.4% तक ही इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी बात को लेकर अभी भारत और रशिया के बीच नेगोशिएशन किया जा रहा है। अब इसके पीछे रशिया का ये कहना है कि इसमें जो इंजन का इस्तेमाल होता है वो रशियन ओरिजिन इंजन नहीं बल्कि फ्रेंच ओरिजिन सफ्रान का इंजन है, और इसी वजह से वो इससे रिलेटेड कोई भी सिस्टम को भारत में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर अब ये डील आगे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन अभी इतना बताया गया कि वो जल्दी इसको फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और ये एक बोनस अपडेट है। अब सबको याद होगा पाकिस्तान और चाइना के बीच 8 युआन क्लास की AIP सबमरीन को लेकर डील को साइन किया गया था, जिसमें से पहले 4 सबमरीन चाइना में बनने वाले थे और बाकी 4 सबमरीन कराची में बनाए जाने वाले थे। और ये सभी सबमरीन पाकिस्तान को 2023 से 2028 के बीच मिलने की उम्मीद किया जा रहा था। अब इन सबमरीन में से चाइना में बनाए जा रहे पहले 2 सबमरीन लगभग तैयार हो चुके हैं, जिसमें से पहली वाली सबमरीन की सी ट्रायल मार्च में और दूसरी सबमरीन की सी ट्रायल जुलाई में शुरू करने का प्लान किया गया था। और यहाँ तक कि इनको कमीशन करने के लिए भी डेट को फिक्स कर दिया गया था। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे पाकिस्तान की इन सबमरीन को एक्वायर करने का जो ख्वाब था वो ख्वाब में ही रहने वाला है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की तरफ से इन सबमरीन के लिए जब जर्मनी को इंजन को सप्लाई करने के लिए अप्रोच किया गया तो जर्मनी की तरफ से पाकिस्तान के लिए इंजन को सप्लाई करने के लिए इनकार किया जा रहा है। और अगर वो इंजन को सप्लाई नहीं करते हैं तो या तो ये सबमरीन कभी बन ही नहीं पाएंगे या फिर इसमें चाइना की तरफ से कोई चाइनीज इंजन को लगाकर पाकिस्तान को डिलीवर कर दिया जाएगा, जिनको पहले से ही पाकिस्तान की तरफ से अपने सबमरीन में फिट करने के लिए इनकार किया जा रहा था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।